तो आज हम देखने वाले हैं टैली का परिचय। टैली प्राइम क्या होती है या अकाउंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले है टैली का परिचय। किसी भी बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले ये काम बहियों में, किताबों में होता था, लेकिन आज ये पूरा काम कंप्यूटर की मदद से होता है। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख है टैली और बीजी। इस लाइन का मतलब इतना सा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी हम कोई ऐसा काम करें जिससे अपन बेच कर, खरीद कर पैसा कमा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो उनका हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिसाब किताब नहीं रखोगे तो किस में अपन कितना पैसा मांग रहे हैं, कोई अपन में कितना पैसा मांग रहा है, वो चीज़ें पता नहीं चलेगी। अगर मान लो कि आपने 3-4 ट्रांजैक्शन किए और ऐसे 50 जने हैं और आपको ये देखना है बिना लिखे हुए कि किस में कितना पैसा मांगते हैं, तो वर्बली याद नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो दिमाग है, कल क्या खाया था, परसों क्या पहना था, वो भी अपन को याद नहीं रहता है। तो इतना सारा डाटा, इतना सारा रिकॉर्ड दिमाग में याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है, कंप्यूटर के अंदर हिसाब किताब रखना पड़ता है। पहले ये काम किताबों में, बहियों में होता था, यानी लाल कलर की बहियाँ आती थी, उसके अंदर ये काम होता था। लेकिन आज ये पूरा काम कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। और कंप्यूटर में भी जैसे सुरेश ने कहा कि भाई मेरे पास में कंप्यूटर तो है लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसके लिए भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर होने ज़रूरी है। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के, जिसमें टैली है, बीजी है, तभी आप उसके अंदर काम कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी हिसाब किताब हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको सही ढंग से चलाना है, लाभ कमाना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हिसाब किताब रखना। अगर आप हिसाब किताब नहीं रखोगे, अगर आपका उद्देश्य है लाभ कमाने का, कितना पैसा प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में हो, उसको चेक करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, हिसाब किताब रखा होना ज़रूरी है। ये पहले काम किस में होता था, किताबों में, कॉपियों के अंदर। किताबें, कॉपियाँ क्या है कि एक टाइम आने के बाद में वो पेज होता है, वो ख़राब हो जाता है, उसको रखने का प्रॉब्लम रहता है। मतलब आपके 10 सालों का डाटा है, तो 10 सालों के डाटा को रखने के लिए स्टोर रूम तो होना चाहिए। उसके लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए या अलग से अलमारी होनी चाहिए, उसके अंदर रख रहे हो। और रखने के बाद में अगर कभी भी कोई बाढ़ आ गई, कोई पानी लग गया, कभी चूहे ने खा लिया, या फिर कोई ऐसी कोई आगजनी हो गई, डाटा चोरी हो गया, फट जाता है, यानी कोई भी कारण हुआ, वो डाटा अगर थोड़ा सा भी ख़राब हुआ, और साथ साथ में इतना सारा डाटा अगर आपको एकदम रिकॉर्ड निकालना है कि 2002 के अंदर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया था, उसको निकालना है, तो निकालना कितना मुश्किल होगा। एक एक को आप पहले कम से कम 2-3 दिन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फिर वो डाटा निकाल कर मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यही काम अगर आप 10 सालों का, क्या 100 सालों का डाटा भी अगर एक कंप्यूटर में डालोगे, तो एक तो आपको रखने की आवश्यक, मतलब जगह कम रहेगी, यानी एक छोटे से जगह में भी आप अपना काम कर सकते हो। इसके लिए पूरा रूम, हॉल या कोई गोडाउन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से लैपटॉप के अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर आप कितने भी सालों का डाटा एक साथ रख सकते हो। तो एक तो क्या है कि आपका डाटा सुरक्षित रहता है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, और ख़राब होने की संभावना नहीं है। जैसे ये डाटा है तो इसको ख़राब होने का बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। कॉपी किताब होती है तो समझ में आता है कि भाई वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शब्दावली। यानी कि अपन कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो शब्द क्या क्या है। अगर आप कोई टेलर का काम सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए तुरपाई क्या है, ताज बटन क्या है, या मान लो कि कफ क्या होता है, कॉलर क्या होता है, उसके बारे में जानना होता है। सुरेश, तुरपाई क्या होती है? नाम सुना है तुरपाई का? कहाँ होती है, कपड़े के किस हिस्से के अंदर तुरपाई की जाती है? नहीं पता है ना। उसका मेन कारण क्या है कि आपको उस टेलर के बारे में जानकारी नहीं, मतलब एक दर्जी का जो व्यवसाय होता है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में बता नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग करने के लिए उन शब्दों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो शब्द आपके व्यापार के अंदर काम में आते हैं। अगर उन शब्दों के बारे में नहीं जानोगे, नहीं बताओगे, तो फिर वो आगे जाकर आपको परेशान करेंगे। कहीं पर भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो वो शब्द बार बार आएंगे, और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हो तो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो तुरपाई होती है पैंट की सबसे लास्ट वाली मोरी होती है ना, मोरी, उसके अंदर जो सिलाई की जाती है मोरी को उलट के, वो होती है तुरपाई। ठीक है, वो मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेलर का काम किया हुआ है। चलो आगे, फर्स्ट है व्यापार, जिसको ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। व्यापार का मतलब होता है, देखो ये 2 शब्द आपको याद रखना, एक तो लाभ कमाने का उद्देश्य यानी लाभ, और दूसरा है वस्तुओं का क्रय विक्रय। ये 2 चीज़ें जिस काम के अंदर होता है वो कहलाता है व्यापार, ट्रेड कहलाता है। ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाने का, और दूसरा है वस्तुओं का लेन देन होना चाहिए।
जो भी वस्तुएं आप लेन देन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एक जगह से माल खरीदा 100 रुपये में और उसको आगे भी 100 रुपये में बेच रहे हो, तो वो व्यापार नहीं है। व्यापार में देखो तो वस्तुओं का लेन देन तो हो गया, लेकिन उसके साथ में आपको लाभ या प्रॉफिट का भी एक हिस्सा डालना पड़ेगा। मतलब आपने 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेच रहे हो, तो वो कहलाता है व्यापार। ठीक है, ऐसा नहीं जेठालाल की तरह कि दया वगैरह सुना आपने? जेठालाल देखा आपने? नहीं सुना, चलो ठीक है, गोली मारो इसे उदाहरण को, आगे बढ़ते हैं। आगे है पेशा, क्या नाम है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य या सेवा या सर्विस जिसके लिए पूर्व में पूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, डॉक्टर, टीचर, वकील आदि। इसका मतलब इतना सा है कि जो भी हमारे सर्विस करने वाले लोग हैं या व्यक्ति है, वो सब पैसा कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। ऐसा काम क्या कहलाता है? प्रोफेशन। जो कोई वस्तुओं को लेन देन नहीं करते हैं, वो सर्विस देते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी सिखा रहा हूँ टीचर की तरह, वो उसके लिए क्या चाहिए? अगले वाले के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, काम करने का, तभी वो सर्विस दे सकता है। अगर आपको मान लो कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या मैकेनिक के पास जाएगा? क्यों? मैकेनिक भी तो सही करता है ना, लेकिन वो गाड़ियाँ सही करता है। डॉक्टर क्या करेगा? आपकी बॉडी को सही करेगा, बॉडी इलाज करेगा, बताएगा, आपको सलाह देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवाई लेनी है। वो सब काम किसको, कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। डॉक्टर क्या है? एक सर्विस देता है अपन को, एक सलाह देता है, उसका पैसा लेता है, वो अपनी सेवा दे रहा है। तो सेवा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल कहलाते हैं या पैसा कहते हैं उसको। नेक्स्ट आता है व्यवसाय। ऐसा वैधानिक कार्य जो आय और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें सेवाएं और वस्तुओं का भी उपयोग होता है, जैसे बैंक, परिवहन कंपनियां आदि। व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर दोनों चीज़ें होती है। जो बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर काम होता है, उसको बिजनेस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक होटल का बिजनेस होता है, होटल बिजनेस। होटल होती है, जैसे मान लो कि एक होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी होता है और रूम पर भी किराए पे मिलता है, सर्विस भी मिलती है। आप जाओगे वहाँ के मुझे कोई रूम चाहिए, तो वो क्या दे रहे हैं? आपको एक सर्विस दे रहे हैं, एक सेवा दे रहे हैं, जिसमें आप वहाँ पे रहोगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और फिर वापस से आप अपना सर्विस लेकर सो कर वापस से घर पे आ जाओगे या कहीं पर चले जाओगे। तो वो क्या दे रहे हैं? सर्विस भी दे रहे हैं, साथ में उनके पास में रेस्टोरेंट भी है, खाना भी दे रहे हैं, वो वस्तुएं दे रहे हैं ना। और साथ में वस्तुएं, ऐसा तो नहीं है कि आए भाव दोगे, वो कुछ भाव ज़्यादा होंगे उनके, तो इस हिसाब से तो वो बिजनेस प्रोफेशनल भी पैसा भी करते हैं, सेवा भी देते हैं, व्यापार भी करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस। या जब बैंक वगैरह है, तो बैंक मतलब है कि कोई बैंक एक जगह पे नहीं है। एसबीआई बैंक आप संस्था देखोगे, ब्रांच देखोगे, तो बालोतरा के अंदर भी है और आसपास के पूरे इंडिया के अंदर, कहने का मतलब है जिसका काम फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं बिजनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है मालिक, ऑनर। ऑनर कौन होता है? जो पूंजी, व्यक्ति पूंजी लगाता है, जोखिम उठाता है, आय और लाभ का हकदार होता है, उसको क्या कहेंगे? मालिक। अगर एक मालिक है उसको कहते हैं प्रोप्राइटर, 2 मालिक है उसको कहते हैं पार्टनर, और 2 से अधिक है उनको कहेंगे शेयर होल्डर। तो मालिक कौन होता है? जो जूत खाता है, मतलब मार भी खाता है, प्रॉफिट भी कमाता है, यानी नफ़ा भी उसका, नुकसान भी उसका। उसके पास में जो सर्विस करते हैं, सैलरी से पैसा कमाते हैं, मतलब काम करने वाले स्टाफ है, उनको कोई लेना नहीं है, उनका मीटर चालू रहता है हमेशा। कैसे? जैसे मान लो कि उसकी मंदी हो, ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन हो या तेज़ी हो, उसका तो पैसा उतना देना है तो देना ही है। लेकिन फ़र्क किस पे पड़ता है? जो मालिक होता है, मालिक होता है तो वो क्या करता है कि मंदी के अंदर उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, कम पैसा भी मिलता है उसको, और तेज़ी के अंदर उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। पूरे साल का एवरेज देखें तो साल के अंदर वो बराबर कमा लेता है। बात समझ आई? तो वो होता है मालिक। कहने का मतलब है कि जो एक मालिक है उसको प्रोप्राइटर कहेंगे, केवल एक फर्म है। फर्म का मतलब होता है संस्था, मतलब कंपनी वगैरह। फर्म के बारे में जानते हो ना? फर्म, जैसे आप कोई भी कंपनी, नौकार कंपनी क्या? एक फर्म है, एक संस्था है, एक जगह का नाम है जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं। 2 मालिक है उसको पार्टनर कहेंगे। ठीक है, पार्टनर कौन होते हैं पता ही है आपको? भागीदार। 1-2 आदमी हैं, एक के पास में मान लो कंप्यूटर का नॉलेज है, एक के पास में पैसा है, वो दोनों ने मिलकर कहा कि भाई चलो अपन एक कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। एक के पास में क्या है? कंप्यूटर का नॉलेज है पूरा पढ़ाने का, एक के पास में पैसा है, तो वो क्या करेगा? दोनों भागीदारी में कर लेंगे। यानी एक के पास में अगर पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है, एक के पास में नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है, दोनों मिलकर करेंगे, क्या बन जाएंगे? भागीदार बन जाएंगे। अब एक क्या करेगा? उसको वर्किंग पार्टनर कहेंगे, मतलब वो काम करेगा पूरा दिन। एक है कैपिटल पार्टनर कहलाएगा, मतलब पैसा लगाएगा वो चीज़। समझ में आ गया? और 2 से अधिक है उनको शेयर होल्डर कहेंगे। अगला है पूंजी। पूंजी मतलब है कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? व्यापार को शुरू करने या आरंभ करने में लगाया गया धन या माल
पूंजी कहलाता है। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? मालिक के द्वारा। पैसा कौन लगाता है व्यापार के अंदर? पड़ोसी तो नहीं लगाता ना, मालिक लगाएगा। मालिक मतलब जो व्यक्ति जो धंधा चालू करना चाहता है वो मालिक है, और वो पैसा अगर व्यापार में लगा रहा है शुरुआत के अंदर, या जो भी पैसा लगाता है अपने व्यापार के अंदर, वो सब कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। इसी का उल्टा उसको कहते हैं आहरण ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि मालिक द्वारा निजी खर्च के लिए व्यापार से निकाला गया धन या माल ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा व्यापार से निकालता है, अब दिखती बात है कि जो पैसा क्यों लगा रहा है व्यापार में, मैं अभी सेंटर में पैसा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उससे पैसा कमा कर अपने निजी खर्चे पूरे कर सकूँ, तो वो आहरण कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। मालिक अगर पैसा लगाता है उसको कैपिटल पूंजी कहते हैं, और व्यापार से पैसा निकाले तो उसको आहरण कहते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं रखोगे, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप जिस काम को सीखने के लिए यहाँ पे आए हो, अगर उन चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। आपने आहरण इससे पहले कभी सुना ही नहीं होगा। सुना है सुरेश? नहीं सुना है ना? तो वो चीज़ें जो पहली बार हो रही है उसको 2-3 बार देखना है। अपने सेंटर के वीडियो बने हुए हैं, उन वीडियो को पहले देखना है अच्छी तरह से, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार देखो। उसके बाद में नोट्स बने हुए हैं, नोट्स को अच्छी तरह से देखो। उसके बाद में आप क्लास लो अच्छी तरह से, फिर दोबारा जाकर ये प्रोसेस वापस अपनाओगे, वीडियो देख लो। जब ये आपको अच्छी तरह से ये प्रोसेस अपनाओगे, स्टेप अपनाओगे, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आपने एक बार वीडियो देख लिया, आपने क्लास ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको केवल 30-40% 50% समझ में आती है। 50% जब आप इसको बार बार देखते हो, करते हो, तब आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है माल, गुड्स। जिस वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसको बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, अथवा जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है, उसे माल कहते हैं। माल वो नहीं जो आप सोचते हो। किसी को भी देखा क्या माल है, तो वो माल नहीं, ठीक है, कड़क माल है, ऐसा नहीं। माल वो होता है जो भी व्यापारी है, जो दुकान के अंदर उसका सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है, जो आगे उसको बेचकर वो पैसा कमाएगा, वो कहलाता है माल। ठीक है, क्या कहलाता है? माल। माल खूब सारा होता ना। किसी को भी देखकर आप माल शब्द कहते हो तो माल उसके लिए, जैसे एक मोबाइल की दुकान के लिए माल उसके लिए क्या होगा? मोबाइल के कवर है, मोबाइल फ़ोन है, या ये जैसे चार्जर है, कवर वगैरह है, वो सब क्या है उसके लिए? माल है ना। मान लो एक स्टेशनरी की दुकान है तो उसके लिए माल क्या होगा? उसके लिए जो बुक्स है, रजिस्टर है, पेन कॉपी है, वो सब क्या कहलाएंगे? माल कहलाएगा। एक कंप्यूटर की दुकान के लिए कीबोर्ड माउस वगैरह वो सब उसके लिए माल है। एक किराने की दुकान के लिए ये जो मसाले वगैरह है वो सब उसके लिए माल है। समझ में आ गया? जो बेचने के लिए ख़रीदता है उसको माल कहते हैं। अगर आपने अपने लिए मान लो कि मोबाइल ख़रीदा या अपने लिए एक घड़ी ख़रीदी, तो वो माल नहीं है। माल उसको कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदते हैं, उस चीज़ को अपन कहते हैं माल। नेक्स्ट है क्रय। क्रय का मतलब इंग्लिश में कहते हैं परचेस। जब कोई माल बेचने के उद्देश्य से ख़रीदा जाता है तो उसे परचेस कहते हैं। लेकिन यदि कोई संपत्ति जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, भूमि, मशीन आदि खरीदी गई है तो उसके लिए परचेस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। इस लाइन का इतना सा मतलब है कि क्रय उसको ही कहेंगे जो आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हो। अगर आपने 10 पेन खरीदे, एक पेन के मूल्य मान लो कि 1 लाख रुपए है, ऐसा आपने 10 पेन खरीदे, है ना, सोने के होंगे या उसके ऊपर हीरे जड़े होंगे, तो वो आपने 10 पेन खरीदे किसके लिए? बेचने के लिए। तो वो पेन आपके लिए क्या हो गए? एक तरह के माल हो गया। और अगर आपने उसको बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, किसी को गिफ्ट देने के लिए ख़रीदा है, तो वो पेन आपके लिए संपत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपत्ति। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब कोई माल बेचने के उद्देश्य से ख़रीदा जाता है तो उसे परचेस कहेंगे। और यदि आपने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, जैसे संपत्ति ऐसी चीज़ होती है उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं अपन, उसके लिए क्या करेंगे? वो अपने यूज़ के लिए करते हैं। तो उसको जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर आप खरीदते हो तो क्या बेचने के लिए खरीदते हो? मैंने ये बेचने के लिए बनाया, नहीं बनाया ना, तो उसके लिए क्या है? वो संपत्ति कहलाएगी, वो परचेस नहीं कहलाएगा। अगला है विक्रय। जब कोई खरीदा हुआ माल बेचा जाता है तो उसको सेल कहते हैं। सेल का मतलब इतना सा है कि जो भी अपने माल खरीदा था उसको अगर अपन बेच देते हैं वो सेल कहलाता है। समझ में आ गया? विक्रय को, सेल को, बेचना को एक ही बात है ना, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सेल्स के नाम सेल तो समझ लिया लेकिन विक्रय के बारे में नहीं समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक आदमी बैठा है वो ऐसे ही करता है ना। जैसे हमारे पास में एक आदमी बैठा है सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे के अंदर, वो ऐसा ही करता है। नाम नहीं लूँगा मैं, इस्लाम का नाम लेकर क्या करना है अपन को?
इस्लामुद्दीन नाम है उसका, उसका नाम लेकर क्या करना है, किसी को क्यों बदनाम करना है। क्रय वापसी, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी माल मैंने ख़रीदा था अगर उसको वापस से किसी भी कारण से रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न का मतलब होता है वापस भेजना। अगर आपको उसका कारण कोई भी हो सकता है कि माल ख़राब निकल गया, पसंद नहीं आया, या घर वालों ने उसको कह दिया कि साहब आप कटो लेना आयो रे, ये तो महंगो की लेना आयो, तो वो पाँचों अपन ले जाने पाँचों भेजे रिया हूँ, तो वो कौन कहला वाला, परचेस रिटर्न या क्रय वापसी। समझ में आ गया। इसको डेबिट नोट भी कहते हैं टैली की भाषा में, डेबिट नोट भी कहते हैं, आगे आएगा डेबिट नोट क्या होता है वो चीज़। लेकिन परचेस रिटर्न के नाम से पता चल रहा है आपको, इतना तो समझदार आप होंगे कि जो परचेस किया था उसको दोबारा से रिटर्न करना वो कहलाएगा परचेस रिटर्न। विक्रय वापसी जिसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, सेल्स रिटर्न का मतलब हो जाएगा कि जो भी मैंने माल बेचा था, अब अपने साथ भी तो हो सकता है मैंने किसी को माल बेच दिया, अब उसके पास में जो माल बेचा था वो अगले वाले को पसंद नहीं आया, ख़राब निकला, या मैंने उसको तो आम मंगाए थे उसने उसको जगह एप्पल भेज दिए, तो अगले वाला क्या करेगा, वापस लेकर आएगा। जैसे मेरे साथ में भी मैंने कल एक टूटी होती ना वो लेकर आया, लेकिन वो सेट नहीं हो रही, मैंने कुछ और मांगा था उसने कुछ और दे दिया, तो आज रिटर्न करने जाऊँगा मैं वापस उसकी दुकान पर, छतरियों का मोर्चा। चलो सेल्स रिटर्न समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रहतिया स्टॉक। स्टॉक किसको कहते हैं वो समझो। वर्तमान में उपलब्ध माल जो आपके गोदाम में दुकान में उपलब्ध होता है उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब समझ आया, नाम तो सुना ही होगा ना, कितना स्टॉक पड़ी हो ऊपर करने। अब स्टॉक होते हैं दो प्रकार के, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग शब्द का मतलब होता है कि जो अंत में, अब किसका अंत, वर्ष के अंत के अंदर आपके पास में जो भी माल पड़ा है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वर्ष के प्रारंभ में जो भी माल पड़ा है उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। माल को कहते हैं जो आपके पास में माल कितना है, तो उसका शब्द हो गया एक स्टॉक। अगला है सन्डी क्रेडिटर, लेनदार, सप्लायर। अब इसका मतलब भी जान लो, जो व्यक्ति या संस्था हमारी कंपनी को उधार माल देती है उन्हें सन्डी क्रेडिटर या सप्लायर कहते हैं, अथवा हमारी कंपनी जिस संस्था से उधार माल खरीदती है वह कंपनी क्रेडिटर या सप्लायर होता है। उधार माल देने वाला ऋणदाता। 4 बार एक ही शब्दों को बार बार मैंने बोला है सन्डी क्रेडिटर का मतलब। सन्डी क्रेडिटर को मैंने 4 बार समझाया, भले कान इस तरफ से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात होती है ना। कान पकड़ने के लिए बोला गया कि जो व्यक्ति या संस्था हमारी कंपनी को उधार माल देती है, या इसको ऐसा भी तो कह सकता है कि जो जिससे भी अपन माल खरीदते हैं उस पार्टी को सन्डी क्रेडिटर कहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो जिससे अपन माल खरीदते हैं वो सन्डी क्रेडिटर कहलाता है या सप्लायर कहलाता है। नेक्स्ट है देनदार, सन्डी डेप्टर्स, कस्टमर, ग्राहक। जिस व्यक्ति या संस्था को हमारी कंपनी उधार माल देती है सन्डी डेप्टर या देनदार, कस्टमर, ग्राहक कहते हैं, अथवा हमारी कंपनी से उधार माल लेने वाला क्या कहलाता है, सन्डी डेप्टर। सुरेश नींद आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, तो ऐसे रोबोट होकर मत बैठ, एकदम ही ऐसे जैसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो सन्डी डेप्टर का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे ग्राहक होते हैं, जो हमारे से माल खरीदते हैं, उनको हम सन्डी डेप्टर कहते हैं, और हम जिससे माल खरीदते हैं वो हमारे सन्डी क्रेडिटर कहलाते हैं, सप्लायर कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सवाल है कोई? ऐसे ये ऑप्शन है, ऐसी लाइनें हैं, ऐसे शब्द है जो आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रोज़ सुनते हो, देखते हो, बस इसको परिभाषित किया गया है, वही अकाउंटिंग है। अगला है लायबिलिटीज़, उधारी। उधारी का मतलब इसमें वह रकम आती है जो कंपनी को दूसरों को देनी होती है, जैसे बैंक का लोन, उधार में की गई खरीदी का भुगतान आदि, अथवा कंपनी पर कितनी उधारी है वो सब क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़, उधारी कहलाता है। ये डायबिटीज़ नहीं है, लायबिलिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या होता है? शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज़ है, मतलब शुगर की, हाँ, पेशेंट हो उसको डायबिटीज़ होती है, तो वो ये लायबिलिटीज़ है, मतलब है दायित्व या उधारी। आपके व्यापार के ऊपर कितने लोग पैसा मांगते हैं, या आपने, हाँ, आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपके ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर, कंपनी आपके व्यापार के ऊपर कितना कर्ज है, वो कर्ज कोई किसी से भी ले सकते हैं, चाहे बैंक से लिया हो, किसी व्यक्ति से लिया हो, किसी से रुपए उधार लिए हो, किसी से कोई संपत्ति उधार ली हो, किसी से कोई माल उधार लिया हो, वो सब क्या कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा कि आपके ऊपर कितना दायित्व है। उधार कितना है? 2 तरह के दायित्व होते हैं, एक तो होता है फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं जिसको, एक होता है करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाता है। फिक्स लायबिलिटी का होता है स्थायी दायित्व, हिंदी में कहता है ऐसी उधारी जो लंबे समय तक उधार होता है उसको कहते हैं फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी या जो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसका मतलब इतना सा है कि आप 1 साल से ज़्यादा की अवधि के अंदर जो उधार लेते हो वो कहलाएगा फिक्स लायबिलिटी, जो फिक्स रहता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, 50 लाख का,
वो कभी 1 साल के अंदर तो चुकता नहीं होगा, उसको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लेते हो अपन, तो वो जो 1 साल से ज़्यादा की अवधि के ऊपर उधार है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या क्या कहलाएगा, फिक्स लायबिलिटी कहलाता है, स्थायी दायित्व। और करंट लायबिलिटी जस्ट इसका उल्टा, ऐसी लायबिलिटी, ऐसा उधार जो आप 1 साल के अंदर अंदर चुकता कर देते हो वो कहलाएगा करंट लायबिलिटी। अगर आपने किसी मान लो कपड़े की, साड़ी की दुकान है आपकी और आपने सूरत जाकर एक पार्टी से ऑर्डर लेकर आए कि भाई ये मेरा 1 लाख का माल मैं लेकर जा रहा हूँ और आपको 50,000 देकर जा रहा हूँ, बाकी के 50,000 महीने भर के बाद में, 2 महीने के बाद में आपको चुकता कर दूंगा, तो वो 50,000 की उधारी क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। उसको कैसे करंट लायबिलिटी पता चलेगा, क्योंकि आपने उसको वादा करके आए हो कि 1 महीने 2 महीने के अंदर पैसा दे दोगे। वो कैसे लायबिलिटीज़ है, जल्दी देने का। हाँ 1 साल के अंदर, जल्दी देने का नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आपका अगर पैसा उसको दे देते हो, उस पार्टी को क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। या उस पार्टी को नहीं, उस ऐसे लायबिलिटीज़ को क्या कहेंगे, कर्ज को क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज़ कहेंगे, शॉर्ट टर्म। चलो नेक्स्ट है संपत्ति। संपत्ति मतलब उसका जस्ट उल्टा, किसका उल्टा, जो लायबिलिटीज़ होते हैं ना उसका जस्ट उल्टा है संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है कि आपके व्यापार को चलाने के लिए जितने भी चीज़ें काम में आ रही हो वो सब आपके लिए संपत्ति है। चाहे आपके फर्नीचर हो, चाहे आपके कंप्यूटर हो, चाहे आपके मशीनें हो, चाहे आपका पैसा हो, रुपए हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, वो सब क्या कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। चाहे आपके कोई कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो सब क्या कहलाएंगे, संपत्ति कहलाएगी। और संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो स्थायी रूप से आप खरीदते हो, जो आगे लंबे समय तक काम में आएगी, उसको कहेंगे फिक्स एसेट्स। समझ में आया, फिक्स एसेट। फर्नीचर आप एक बार खरीदते हो लेकिन लंबे समय तक यूज में लोगे तो उसको कहेंगे फिक्स एसेट्स। और जो कम समय के लिए 1 साल के अंदर आपको एसेट्स काम में आती है वो कहलाएगी करंट एसेट्स। आपके पास में मान लो कि 10 किलो आम पड़े, वो आम क्या आपको 2 साल तक चल जाएंगे, नहीं, है ना, सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपके पास 10 किलो आम है या मान लो 100 किलो आम है, तो वो कितना टाइम चलेगा, वो आपकी संपत्ति तो है, आपके पास माल तो पड़ा है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए है, उसको बेचना पड़ेगा, वो कहलाएगी करंट एसेट्स। आपके पास में मान लो बैंक बैलेंस हो, कैश हो, वो क्या फिक्स रहता है क्या? आपके पास में आज कैश है, वो कैश आज मान लो कि 1000 रुपये है, कल उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, फिक्स कभी नहीं रहता है। सब आप कहोगे सर मेरे पास में तो 1000 रुपये आज भी थे, कल भी है, परसों भी है, पहला दिन भी है ना, वो अपवाद अलग चीज़ है। लेकिन बाई चांस उसमें एक चेंजेस तो आते ही है ना। कैश, एक व्यापारी के पास में कैश हमेशा फिक्स नहीं रहता है। आज कैश है वो बैंक में जमा करवा देगा, फिर वापस से कोई कैश आएगा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक से निकाल लेगा। तो वो बैंक बैलेंस जो कैश होता है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है, उसको इसलिए इसको कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर वो व्यक्ति भी आते हैं जो आप किसी से उधार में माल दिया हो, आपने किसी को कस्टमर को माल दे दिया, जैसे मेरे पास में सुरेश नाम के लड़के के अंदर मान लो फीस बाकी है, वो फीस मेरा पैसा है उसका पास में जमा है, वो कभी भी मेरे पास में आ सकता है, हाँ तो भर। तो ऐसे कस्टमर जिसके अंदर आपने माल दिया हुआ है ना, या सर्विस दी है आपने उसका, और वो पैसा अपने पास में आ सकता है कभी भी। कब आ सकता है? अब उसको बोला हुआ ना कि भाई 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, या टाइम दिया हुआ उस हिसाब से आता है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा अपने पास में अवेलेबल हो जाता है वो कहलाता है करंट एसेट्स। और जो 1 साल के बाद तक भी रहता है वो फिक्स एसेट्स कहलाता है, स्थायी संपत्ति कहलाता है। समझ में आया? फिक्स एसेट्स के एग्जांपल मैंने बताया, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, भूमि है, वो सब क्या कहलाएंगे? फिक्स एसेट्स। मेरे पास में एक पेन है, बताओ ये फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स है? करंट एसेट्स है ना। एक टाइम आने के बाद में इसको ख़त्म कर देंगे। आप कहोगे सर इसको तो पेन को बंद करके बिना चलाए आप एक अलमारी में रख दो, 100 साल चलेगा, वो ऐसा एसेट्स नहीं है। एसेट्स ऐसा है जो आप जिसका यूज़ करते हो और जो लंबे समय तक, हाँ जो यूज़ करते हैं लंबे समय तक काम आएगी। जैसे मेरा फर्नीचर है, लंबे समय तक यूज़ कर रहा हूँ मैं और काम आ रहा है, वो फिक्स एसेट्स कहलाता है। करंट एसेट्स कैश वगैरह हो गया। आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस की। खर्चे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है खर्चे। इस्लाम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्यापार में आमदनी बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। आदमी खर्चा व्यापार के लिए क्यों करता है? ध्यान, उसको मज़ा आता है क्या? नहीं, मज़ा नहीं आता भाई, उसको खर्चा क्यों करना? आदमी खर्च करने से डरता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वो खर्चा करता है। किस लिए कर रहा है? आमदनी बढ़ सके, है ना। रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में पहले 10 कंप्यूटर थे, एकदम स्टूडेंट आए, उस समय बैच चल रहे थे, 5 जने वो स्टूडेंट ऑलरेडी काम में कर रहे थे, 5 स्टूडेंट खाली थे।
कंप्यूटर खाली थे, मेरे पास में एक साथ ही 15 स्टूडेंट आ गए। अब मेरे पास में वो कह रहे हैं कि सर हम आएंगे तो एक साथ, या तो नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। अब उन 15 स्टूडेंट को मैं मना कर दूं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, है ना। और अगर बैठा हूँ तो बैठाऊँगा कहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं सर मैं एक साथ आएंगे। अब कंप्यूटर है 5 खाली पड़े हैं, अब बैठाना है 15 जनों को, तो क्या करेंगे अपन बोलेंगे उसको कि भाई यार थोड़ा सा टाइम चेंज कर लो, तो टाइम भी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी 10 कंप्यूटर हो गए, तो फिर भी उसको 15 जनों को बैठाना, तो 5 कंप्यूटर तो लाने पड़ेंगे ना अपन को। तो अपन को टाइम चेंज करके उनको बैठा दिया, भाई इस टाइम आ जाओ, इस टाइम 10 कंप्यूटर खाली होते हैं और मैं 5 कंप्यूटर और लेकर आ जाऊँगा। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवा दिए, वहाँ से पैसा आया और पैसा को मैंने खर्च कर दिया किस पे, इन्वेस्टमेंट किस पे कर दिया, अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो वो खर्चा तो किया, लेकिन उसका मेन कारण ये था कि मेरे आमदनी बढ़ जाएगी। अब जहाँ पे मेरे 10 कंप्यूटर चल रहे थे, अब 15 कंप्यूटर हो गए, मेरा खर्चा तो हुआ, लेकिन आगे से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी 15। अब ऐसा ऐसा करते करते आप आज के टाइम में 32 कंप्यूटर है अपने पास में। एक साइड में 17 कंप्यूटर है, एक साइड में 17। ऑफ सीजन चल रही है, लेकिन ठीक है, शुक्र है। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है इसमें वह सभी खर्चे आते हैं जो माल को तैयार करने में या माल से संबंधित होते हैं, या व्यापार से जुड़े जरूरी खर्चे जो करना आवश्यक होता है। माल भाड़ा, बिजली बिल, पानी बिल आदि का खर्चा, ये सब खर्चे क्या कहलाते हैं? ऐसे खर्चे होते हैं जो करना कंपलसरी होता है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। माल को लाने ले जाने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। माल को लाने ले जाने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट का ज़रूरी है ना, बिना ट्रांसपोर्ट के तो काम नहीं चलेगा। वो सब चीज़ें, तो ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? ऐसे खर्चे जो करना आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करते हैं अपन। चाय पानी का खर्चा, पानी का खर्चा, है ना, लाइट का खर्चा, बात समझ आ रही है ना। ऐसे खर्चे जिसके बिना भी काम चल जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मोबाइल वगैरह, अब मोबाइल एक एप्पल यूज़ कर रहा है, आईफोन यूज़ कर रहा है, एक अपना सिंपल सा सैमसंग, नोकिया, आईफोन, दूसरा कोई भी यूज़ कर रहा है, एक 10,000 का यूज़ कर रहा है, एक 1,00,000 का यूज़ कर रहा है, क्या दोनों में सिस्टम अलग लगेगा? सिस्टम एक ही है, लेकिन उस कंपनी का पैसा उसका हिसाब से लगा हुआ है। तो ऐसा खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो अगला है राजस्व। रिकॉर्डिंग चल रही है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में सेल करने पर उससे जो धन प्राप्त होता है उसको कहते हैं राजस्व। आपके पास में मान लो कुछ माल पड़ा है 10 लाख का या 10,000 का माल पड़ा है, आपने उसको 10 दिन के अंदर बेच दिया, तो आपके पास में कितना पैसा प्राप्त होगा? 10,000 का माल तो 10,000 ही मिलेगा ना आपको। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टूडेंट आया कि भाई मुझे टैली करना है, मैंने उसको बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे, तो उसने 10,000 रुपये मुझे जमा करवा दिया, और वो 10,000 रुपये, क्या बताओ, जो पैसा आप उसने दिया है मुझे 10,000 रुपये, वो कहलाता है रेवेन्यू, राजस्व। या दूसरी भाषा में, लोकल भाषा में उसको गल्ला भी कह सकते हैं। गल्ला होता है ना, है ना, गल्ला। गल्ला मतलब है कि आज दिन का कितना गल्ला हुआ, कितना पैसा आया, वो सब कहलाता है राजस्व, रेवेन्यू कहलाता है उसको। आगे होता है इनकम। इनकम में फ़र्क है। इनकम का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में सेल करने पर जो भी हमारे पास में जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है, उसमें से खर्चे निकाल दिए जाए तो वो पैसे बचेंगे, वो कहलाएगी इनकम। क्या कहलाएगी? इनकम। मान लो मैंने अभी स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, टैली वाले को 10,000 रुपये फीस बताई, क्या 10,000 रुपये पूरे पूरे मुझे मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे ना। मुझे अपने सेंटर का किराया देना है, लाइट का, पानी का, वो कम से कम 3-4 महीने आएगा, तो वो खर्चे, स्टाफ की सैलरी देना है, वो सब खर्चे निकाल दिया जाए तो पीछे मान लो कि 4,000 बचते हैं। 6,000 तो मेरे 3 महीनों में खर्च हो गए इन खर्चों के अंदर, तो पीछे कितना बचा? 4,000। वो 4,000 कहलाएगी हमारी इनकम। समझ में आया? राजस्व। और जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो किसी मोबाइल की दुकान पे, उसने बोला कि भाई ये मोबाइल 20,000 का है, तो क्या 20,000 उसके पूरे पूरे मिले? क्या उसने कोई पैदा तो किया नहीं, मोबाइल घर पे तो बनाया नहीं, वो किसी कंपनी से लेकर आया, तो उसका तो मान लो कम से कम 15,000 का था, केवल मोबाइल का पैसा दे दिया। फिर उसमें मान लो कि किराए का हो गया, लाइट का, पानी का, वो उसको बेचने के लिए उसको जगह की ज़रूरत तो पड़ रही है ना। वो खर्चा निकालने के बाद में जो पैसा उसके पास में बचा, तो एक मोबाइल के पीछे मान लो कि 2,000 रुपये उसको मिला, तो 2,000 रुपये उसकी इनकम कहलाएगी, आय कहलाएगी। आय भी 2 प्रकार की है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब हो जाएगा कि ऐसी इनकम जो मुख्य व्यापार से पैसा आता है उसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यापार कैसा? जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जो फीस आती है उसको मैं क्या कहूँगा? डायरेक्ट इनकम कहूँगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरा एक कंप्यूटर सेंटर से जुड़ा हुआ है, मेन काम मेरा कंप्यूटर सेंटर का है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम का मतलब हो जाएगा कि ऐसे इनकम
जो साइड से अपन को मिलती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया हुआ है तो उससे जो भी पैसा प्रॉफिट होता है वो म्यूचुअल फंड्स है। अगर मान लो मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं या किसी को सामान किराए पे दिया है तो उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। अगर मान लो मेरे पास में कोई दुकानें हैं और मैंने उसको किराए पे दिया हुआ है, वो किराया जो आ रहा है वो कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। आदमी वो पैसा कहाँ लगाता है, व्यापार में तो लगाता है, तो वो इनकम क्या है, साइड इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है। जैसे आप किसी कार्यालय ऑफिस में जाते हो, सरकारी ऑफिस में गए, किसी नगर पालिका में चले गए, पट्टे बनाने वाले काम करते हैं। पट्टे बनाने वाले को सरकार मान लो लाख रुपए पैसा देती है, पगार देती है, लेकिन उसकी क्या इनकम 1 लाख ही होती है क्या, साइड में नहीं करता वो। तो साइड से जो पैसे कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट साइड इनकम को। इनडायरेक्ट इनकम को किसी को सलाह दे रहा है, किसी से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फाइल को ऊपर नीचे करने का पैसा ले रहा है, वो सब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। चलो अगला है बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको कहते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, माल की कीमत या खरीद या बेचते समय रकम में दी गई कटौती को डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है कि आदमी जब कोई माल खरीदता है या बेचता है, ठीक है, तो जब भी वो पैसा मान लो खरीदते समय जो अमाउंट बना उसमें से अगर कुछ पैसे कम कर देता है तो वो कहलाएगा डिस्काउंट। कभी कभी डिस्काउंट फिक्स होता है और कभी कभी मोल भाव करते हुए कम ज़्यादा करते हैं। मोल भाव करते हैं ना, कभी मोल भाव किया तो उस हिसाब से मान लो 500 1000 रुपये या कोई ऐसी जगह पे आ गया कि सर मैं 4 एडमिशन साथ में लेकर आया हूँ, तो इस हिसाब से डिस्काउंट मिल जाता है, वो डिस्काउंट होता है। तो व्यापारिक बट्टा मतलब व्यापारिक ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, इसमें वह डिस्काउंट आता है जो पहले से फिक्स या तय होता है। जैसे कपड़ों के सेल पर लगा होता है ना 50% ऑफ, जिसके अंदर पहले से फिक्स होता है कि भाई ये 50% डिस्काउंट मिलता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, व्यापारिक बट्टा कहलाता है। नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं, ऐसा डिस्काउंट जो आप मोल भाव करते हो या अगले वाले को बोलते हो, अगले वाला अपन को बोलता है कि भाई अगर आप एक साथ पैसा जमा करवा देते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। होता है जैसे फाइनेंस करवाते हैं, अगर बताओ किस्तों में लेने से फ़ायदा होता है या कैश लेने में फ़ायदा होता है, कैश लेने में फ़ायदा होता है ना, मतलब आपने 10,000 की चीज़ है, 10,000 रुपये दिया उसको, तो अगले वाले को 10,000 मिल गया, 10,000 की चीज़ है। लेकिन अगर आपने किस्तें बना दी कि भाई मैं 2-2 हज़ार रुपये दूंगा 5 महीने के लिए, तो 5 महीने की जो मोहलत मिल रही है उसको वो 10,000 तो लेगा नहीं, कम से 11 मतलब 1500 1500 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो अपन को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अगले वाले को बोलोगे एक साथ जमा कराओगे तो फ़ायदा होगा, और अगर आप किस्तों में जमा कराओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर वो उसका पूरा पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो कैश डिस्काउंट समझ में आ गया। इसमें वह डिस्काउंट आता है जो पहले से फिक्स नहीं होता है, जिसकी कोई दर फिक्स नहीं होती है। जैसे किसी व्यक्ति को रोकड़ पेमेंट करने पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और यदि वह किस्तों में पेमेंट करता है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, दिवालिया। नौ मुनिया है, जैसे मारवाड़ी में कौन दिवालिया है, कौन दिवालिया मतलब होता है कि जब किसी को आपने सर्विस दी, माल दिया और वो पैसा देने से साफ इनकार कर रहा है। अगले वाले ने बोला कि भाई हाँ 2 दिन में दे दूंगा, 5 दिन में, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया, पैसा नहीं दे रहा है। जब पैसा देने से आपको उसके पास से पैसा आने की गुंजाइश नहीं लगती है तो आप उसको बैड डेब्ट्स लाल पेन से लाइन खींच कर बंद कर देते हैं कि भाई अब डूब गया, मतलब पैसा नहीं आने वाला है। वो 10% लेकर चलते हैं, हर साल 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा खाकर जाते हैं। व्यापार के अंदर इतना तो चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। जब देनदारी कस्टमर से कंपनी को किसी कारणवश पेमेंट प्राप्त नहीं होता है या किसी भी कारण से जैसे कस्टमर दिवालिया घोषित हो गया है या शहर छोड़कर चला गया या पेमेंट देने से साफ इनकार करता है, तब उसे वर्ष के अंत में डूबत खाते के अंदर एंट्री करके बंद कर दिया जाता है। अगला लास्ट है ऑप्शन है लेन देन, ट्रांजैक्शन। सभी लेन देन चाहे नकद हो, उधार हो, वो लेन देन व्यापार से संबंधित होते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्यापार के अंदर जो लेन देन होते हैं ना, लेन देन होते हैं, लेन देन किस तरह के, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, लेन देन कहलाते हैं। ये काम हो रहे, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगला है प्रमाणक, वाउचर। व्यापार संबंधित सभी व्यवहारों और लेन देनों के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, उन्हें वाउचर कहते हैं। वाउचर का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी ऐसा एक सबूत, ऐसा एक रसीद, ऐसा एक पेपर, ऐसा एक कागज़ जिसके अंदर ये लिखा होता है उस लेन देन के बारे में कि लेन देन हुआ है। अगर आपने मुझे कोई फ़ीस जमा कराई तो आपको एक रसीद मिलेगी, वो रसीद एक सबूत है कि आपने पैसे जमा करवा दिए। अगर आपने कोई फ़ीस जमा करी या आपने कोई मान लो कि कोई माल ख़रीदा, तो अब अगले वाले से पास से एक बिल लोगे, उस बिल के अंदर एक गारंटी होती है, वारंटी होती है, माल के विवरण लिखा होता है, वो किससे खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, सब विवरण होता है। वो सबूत क्या कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं।
देखो, व्यापार संबंधित सभी व्यवहारों लेन देन और प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं ले जाते हैं उन्हें वाउचर कहते हैं। उधार क्रय विक्रय के लिए बिल की आवश्यकता होती है, रुपयों के लेन देन के लिए रिसिप्ट की आवश्यकता होती है, और बैंकों में रुपए जमा कराने के लिए स्लिप या रुपए निकालने के लिए चेक की आवश्यकता होती है। तो ये स्लिप है, बिल है, चेक है, वो सब ये प्रमाणक है जो ये प्रमाणित करते हैं कि लेन देन हुआ है। आप जब भी कोई लेन देन करोगे, माल खरीदोगे, बेचोगे, तो उसके लिए वाउचर बनाने पड़ेंगे। वाउचर कौन कौन से हैं? पेमेंट का, रिसिप्ट का, कॉन्ट्रा का, परचेस का, सेल का, वो सब क्या कहलाते हैं? वाउचर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस पहली क्लास थी आज, तो हमने ये टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या है, उनके बारे में समझा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, लेना हो PDF के रूप में आप ले सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।